हेलो बच्चों, कैसे हो आप। हाँ जी, हम वापस आ चुके हैं आपकी फेवरेट सीरीज के साथ, जो कि है एनसीईआरटी रिकॉल, जिसका आप बहुत इंतजार करते हैं। अब एनसीईआरटी रिकॉल में आज का हमारा चैप्टर बहुत अच्छा है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स का पहला चैप्टर बच्चे, थियरी और न्यूमेरिकल्स दोनों को तवज्जो देते हैं हम इस चैप्टर में, क्योंकि थियरी भी इंपॉर्टेंट है, करेक्ट इनकरेक्ट में आ जाते हैं, और हमारे कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है। चलो कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे और आज की क्लास शुरू करते हैं। एनसीईआरटी रिकॉल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है बच्चा लोग, कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगा देना। शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, जो कि बच्चा हु प्रपोज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत आसान क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था बच्चे? मेंडल सर ने दिया था, जब वो पी प्लांट पर काम कर रहे थे। मुझे पीरियड बताओ कि कौन से पीरियड में उन्होंने काम किया था? 1856 टू 1863। बिल्कुल पाइसम स्टाइवम पे काम किया था, और उन्होंने 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे: लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इनमें से एक लॉ है जिसका हमारे पास आज भी एक्सेप्शन नहीं है, जिसको लॉ यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। मुझे कमेंट में बताओ यूनिवर्सल लॉ किसे कहा जाता है? ठीक है, जल्दी से बताओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कॉलम 1 विद कॉलम 2 मैच करना है। ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत आसान है। जेनेटिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद इनहेरिटेंस और ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स जो ट्रांसमिट कर रहे हैं, पास ऑन हो रहे हैं, उसी की स्टडी को जेनेटिक्स कहा गया। क्लियर है? आगे देखो, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या बच्चे? अब जो मैंने कहा ना कि हमारे पास हो रहे कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, वो है क्या? इनहेरिटेंस है, कि वो कैरेक्टर्स को इनहेरिट कर रहे हैं। दिस इज प्रोसेस ऑफ पासिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। बी 1 से मैच हो गया। आगे देखो वेरिएशन। देखो आप, वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, कि पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स तो हमें समझ आ गया। उसके बाद लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हम एग्जैक्ट सिमिलर नहीं है पेरेंट्स के साथ, मतलब देयर इज फ्यू डिफरेंसेस एंड दैट इज वेरिएशन, डिग्री ऑफ डिफरेंसेस ऑफ प्रोजेनी फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मेंडल सर कौन थे? मेंडल सर थे बच्चे हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। तो डी का हो गया सेकंड। यहाँ पे देखो A3 B1, तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आंसर 3 आ चुका है। क्लियर है? आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, मेंडल सजेस्टेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड एज 2 कि हमारे जो कैरेक्टर्स थे उनके क्या थे? 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। यही लाइन यूज हुई है कि हमारे कितने कैरेक्टर्स लिए थे? 7 कैरेक्टर्स लिए थे, 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन ली थी, और 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। कैरेक्टर बच्चा क्या होता है? कैरेक्टर होता है कि जैसे हमारी स्टेम हाइट है, या मैं कहूँ फ्लावर कलर है। अब ये स्टेम हाइट के 2 पॉसिबल फिनोटाइप हो सकते हैं, मतलब 2 ट्रेट हो सकते हैं, कि हमारा प्लांट टॉल हो सकता है या ड्वार्फ हो सकता है। तो ये जो टॉल ड्वार्फ है, ये उसके ओपोजिंग ट्रेट्स हैं, या हमें कोई कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, तो ऑप्शन बी सही हो गया। क्लियर है? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, हाउ मेनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट वर स्टडीड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स? यहाँ पे एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? हमारे कॉन्ट्रास्टिंग बच्चे होना चाहिए था, ट्रेट होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे मोर एक्यूरेट क्या होता है? ट्रेट होता, कि 14 पेयर ऑफ 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे उन्होंने, या मैं कहूँ 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे। एक बारी देखो, यहाँ पे देखो, ये है बच्चे हमारे कैरेक्टर्स, और ये हमारे डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। तो एक बार रिवाइज कर लो, हमारा सीड शेप क्या है? राउंड है, रिंकल्ड है। सीड कलर डोमिनेंट येलो है और ग्रीन रिसेसिव है। फ्लावर कलर वॉयलेट हमारा डोमिनेंट, व्हाइट हमारा रिसेसिव। पोड शेप इन्फ्लेटेड या फुल डोमिनेंट है, कॉन्स्ट्रिक्टेड रिसेसिव है।
पॉड कलर ग्रीन हमारा डोमिनेंट है, येलो हमारा रिसेसिव है। फ्लावर पोजीशन एक्सियल है हमारी डोमिनेंट, टर्मिनल है हमारी रिसेसिव। स्टेम हाइट की बात करें तो टॉल प्लांट हमारा क्या है, डोमिनेंट है, और ड्वार्फ हमारा रिसेसिव है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स अवेलेबल है। इन्हीं कैरेक्टर्स पे स्टडी की थी, तो ऑप्शन क्या हो गया, 7 सही हो गया। 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, या 7 कैरेक्टर्स, या 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइंस। बिल्कुल यहीं से घुमा के क्वेश्चन आता है, आपने देखे, हमने PYQ भी कर लिए। ठीक है, आगे चलिए। विच कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स वाज नॉट स्टडीड बाय मेंडल ड्यूरिंग इन एक्सपेरिमेंट्स, कि इनमें से कौन सा ट्रेट था जो मेंडल सर ने स्टडी नहीं की। उन्होंने सीड कलर किया, बिल्कुल येलो डोमिनेंट था, और ग्रीन क्या था हमारा, रिसेसिव। फ्लावर कलर एक्साइल हमारी क्या है, डोमिनेंट है, लेकिन टर्मिनल रिसेसिव है, दोनों स्टडी किए थे। स्टेम हाइट टॉल और ड्वार्फ, ये तो सबसे फेमस है। लीफ कलर नहीं किया बच्चे, लीफ कलर उन्होंने कैरेक्टर नहीं लिया था। 5th का ऑप्शन हो गया बच्चा बी। अगला चलो 6th, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ डोमिनेटिंग ट्रेट, इनमें से कौन सा हमारा ट्रेट है जो कि डोमिनेटिंग नहीं है। एक्साइल पोजीशन ऑफ फ्लावर, बिल्कुल एक्साइल हमारा डोमिनेंट है। ग्रीन और कलर ऑफ पोड, तो इसको याद रख लो, PG MBBS के बाद PG करनी पड़ती है ना, तो हमारा पोड कलर ग्रीन क्या है, डोमिनेंट है। वॉयलेट कलर ऑफ फ्लावर भी हमारा डोमिनेंट है, लेकिन ग्रीन कलर ऑफ सीड हमारा क्या है, रिसेसिव ट्रेट है। अब गलती कर रहे हैं ना, तो क्या बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं। तो सॉरी बोलने से याद रखना, सीड कलर क्या है, येलो हमारा डोमिनेंट है। तो ऑप्शन 6 का क्या हो गया, डी सही हो गया। आगे चलो, अगला हमारे पास है 7th, अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट। अब ट्रू ब्रीडिंग लाइन है क्या, इसका मतलब है हमारे ट्रू ब्रीडिंग लाइन जहां जाए आपको समझ लेना है होमोजाइगस कंडीशन। क्या समझ लेना है, होमोजाइगस कंडीशन है, मतलब हमारा कैपिटल ए या फिर स्मॉल ए स्मॉल। ठीक है, अब यहाँ पे बात करो, ये बनता किससे है, जब हम कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं तो हमारी होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है। तो ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये दोनों ही क्या करते हैं, एक ही टाइप के गैमीट बना रहे हैं। ठीक है, सेवरल जनरेशन तक ये क्या करते हैं, शोज एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट फॉर सेवरल जनरेशन, ये भी सही है। और स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस शो करते हैं। तो तीनों ही सही है, हमारी 7th क्या हो गया, डी सही। क्लियर है, आगे चलो। अगला टॉपिक आ चुका है बच्चा, जो कि है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का मतलब है कि हम स्टडी कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वन कैरेक्टर, जो कि है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, सिर्फ एक कैरेक्टर का जो ट्रांसमिशन हम स्टडी करते हैं तब उसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्वेश्चन देख लो कि द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मेंडल सर ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसकी कुछ टेक्निक थी। उन्होंने क्या किया था, हमारे ट्रू ब्रीडिंग लाइंस ली, हमारे राउंड सीड और रिंकल सीड उन्होंने क्रॉस कराया, यहाँ पे गैमीट्स बने बिल्कुल, और हमारे क्रॉस करके पहली जनरेशन आई जिसको उन्होंने बोला F1 जनरेशन। F1 जनरेशन या फिलियल 1 जनरेशन। तो ऑप्शन तो हमारा दोनों ही सही हो गया। पर आगे पढ़ लो कि हमारे इसकी करा देते सेल्फिंग, सेल्फ पॉलिनेशन करा देते हैं। आगे हमारे पास ये जीनोटिपिक रेशो आती है जो कि आप जानते हैं, बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8th क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी। क्लियर है, चलो आगे हमारा 9th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। When Mendel crossed true breeding tall and dwarf, मतलब इन्होंने ये क्रॉस किया F1 जनरेशन में, इन्होंने देखा कि हमारे सारे प्लांट क्या थे, टॉल थे। सही है। जब इन्होंने सेल्फ क्रॉसिंग की हमारे F1 की, मतलब इसको इसी से क्रॉस करा दिया, तो F2 जनरेशन क्या आएगी बच्चा, यही तो आएगी। ठीक है, ये आएगी, जिसमें अगर हम देखें ये दोनों ही क्या होंगे, 1:2:1, जिसमें हमारा एक है होमोजाइगस डोमिनेंट, दूसरा है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, लेकिन फिनोटाइप दोनों का ही क्या होता है, टॉल। तो 3 तो हमारे टॉल आ गए, और एक क्या आएगा हमारा, ड्वार्फ आएगा।
ठीक है, तो हमारे पास फिनोटाइप रेशियो की बात करिए, फिनोटाइप होते हैं 3:1, 3 हमारे डोमिनेंट फिनोटाइप होते हैं और 1 होता है हमारा रिसेसिव फिनोटाइप। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। अगला है बच्चा लोग 10th क्वेश्चन। During the study of inheritance of one character in F2 generation, Mendel obtained phenotype. आपको पता है कैसी phenotype इन्होंने obtain की? That is 3:1. हम बिल्कुल सिंपल है कि हमारे 3 टॉल प्लांट आए, एक हमारा क्या आया, ड्वार्फ प्लांट आया। तो ये देखो, यही तो था हमारा एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे देखो कि हमारा एक टॉल प्लांट लिया, उसको क्रॉस कराया ड्वार्फ के साथ। F1 जनरेशन में हमने देखा सारे टॉल है, इनकी सेल्फिंग कराई, जिसकी वजह से फिनोटाइप हमने देखा 3 टॉल हैं और एक क्या है, ड्वार्फ है। रेशियो क्या है यहाँ पे, 3:1। यही तो था, बिल्कुल सही है, इजी है। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला है हमारे पास 11th क्वेश्चन। फैक्टर्स ऑफ मेंडल आर टुडे नॉन एज। अब यहाँ पे ध्यान दो कि जो अगर हम बात करें कि एक कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है, मेंडल सर ने कहा एक डिस्क्रीट यूनिट है जिसको उन्होंने बोला फैक्टर। और आज के टाइम पे हम ये जानते हैं कि फैक्टर या फिर एक कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है बच्चा, जीन। तो फैक्टर्स को आज क्या बोला जाता है, जीन बोला जाता है। 11th का हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला चलो जो कि है 12th। The slightly different form of the same gene are called. Slightly different form का मतलब क्या है कि सपोज कि ये हमारे दोनों क्रोमोसोम 1 है, यहाँ पे जीन प्रेजेंट है टॉल के लिए, लेकिन कंडीशन है ये हमारी, तो ये हमारा कैपिटल टी, ये क्या होगा, स्मॉल टी होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर तुम बात करते हो बच्चे, ये क्रोमोसोम 1 है, ये भी क्रोमोसोम 1, ये जो कैपिटल टी है ये तो टॉल बना रहा है, और जो स्मॉल टी है ये क्या है, ड्वार्फ बना रहा है। मतलब ये सेम ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट फॉर्म में कंट्रोल कर रहे हैं। और ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि डीएनए सीक्वेंस हमारी थोड़ी सी ऑल्टर हो जाती है, थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। तो स्लाइटली फॉर्म डिफरेंट है हमारी सेम जीन की, उसको बोला जाता है एलील। हमारा जो एक्सप्रेस करता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो होता है डोमिनेंट एलील, जो नहीं कर पाता वो होता है रिसेसिव एलील। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में यहाँ पे टॉल बनते हैं ना, तो वो कौन एक्सप्रेस करा रहा है, डोमिनेंट एलील करा। 12 का हो गया हमारा 3rd। फिर चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे 13 पे। इन होमोजाइगस कंडीशन अ पर्टिकुलर जीन हैज। होमोजाइगस कंडीशन में हम क्या मानते हैं कि हमारे दोनों ही एलील क्या हैं, सेम टाइप के, बिल्कुल सेम टाइप के। तो हम क्या कहेंगे, सेम एलील्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, कि ये हमारा क्रोमोसोम 1 है, दोनों एक एक, तो यहाँ पे प्रेजेंट कैसे होंगे, कैपिटल टी और ये भी कैपिटल टी। ठीक है, तो होमोजाइगस कंडीशन पे दोनों ही क्रोमोसोम पे सेम एलील्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हमारी इस कंडीशन को दिखाना होता तो बच्चे ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम 1 ही है, यहाँ पे कैपिटल टी होगा क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड है, पर ये क्या होते हैं, स्मॉल टी होते हैं। इस तरीके से हेट्रोजाइगस कंडीशन दिखाते डिफरेंट एलील्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम पे। दोनों हमें समझ आ गए कब सेम होते हैं कब डिफरेंट होते हैं। 13 का क्या हो गया, सी हो गया। आगे चलो, अगला क्वेश्चन आ चुका है 14। टॉल एंड ड्वार्फ आर द 2 एलील्स ऑफ जीन ऑफ हाइट। कि टॉल और ड्वार्फ हमारे एलील्स हैं जीन ऑफ हाइट के, जिसमें डोमिनेंट ट्रेट क्या है बच्चा, टॉल है। ये तो अभी हमने बताया ना कि अगर हमारा कैरेक्टर स्टेम हाइट है तो उसमें एक डोमिनेंट ट्रेट है, एक रिसेसिव ट्रेट है। जो डोमिनेंट है वो क्या है, टॉल। तो 14 का बी हो चुका है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 15 पे। 15 में देखो कॉलम 1 मैच करना है कॉलम 2 के साथ विद करेक्ट सेट ऑफ आंसर। तो जीन क्या है बच्चा, जीन है हमारी यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब हमारे जो कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं तो उनमें से एक जो कैरेक्टर वो कौन कंट्रोल करता है, हमारा जीन कंट्रोल करता है। तो वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस ही तो है, बिल्कुल। एलील्स क्या हैं, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। अभी समझाया था, एलील्स कह लो या एलीलोमॉर्फ कह लो। एक आता है फिनोटाइप, फिर होता है जीनोटाइप।
देखो फिनोटाइप का मतलब है जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है हमारे इंडिविजुअल की, तो फिनोटाइप एक्सटर्नल अपीयरेंस या फिजिकल अपीयरेंस, तो डी हो जाता है 3। ठीक है, लेकिन जीनोटाइप क्या होता है, जो हम जेनेटिक कंपोजिशन की बात करते हैं, कि अगर मैंने कहा कि इसका जीनोटाइप है बच्चा ये, तो ये क्या है, इसका जीनोटाइप है कि कौन से जीन हमारे प्रेजेंट है, जेनेटिक कॉम्पोजिशन। तो यहाँ पे देखो डी हमारा 4th से मैच हो गया, यहीं से आंसर निकल चुका था, 15 का ए सही। समझ आ गया, बाकी भी सब मैच हो रहे हैं बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A cross that is performed for the study of single character, एक क्रॉस है जिसको हम करते हैं फॉर स्टडी ऑफ सिंगल कैरेक्टर। अभी बताया ना, जब सिंगल कैरेक्टर की स्टडी करते हैं उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है। 16 का सी सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो एनसीईआरटी का ही डायग्राम आ चुका है, जो मैंने अभी समझाया था कि गिवन फिगर रिप्रेजेंटेशन है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है some plants are mentioned as A and B, what will be the genotype of this। यहाँ पे हमें बताना है A और B किसको रिप्रेजेंट कर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ थी, वो मैंने ठीक कर दी है। आपके बुक में सब सही मिलेगा, ठीक है, सब कुछ करेक्ट हो चुका है वहां पे। अब यहाँ पे देखो कि ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ना, जहाँ पे हम होमोजाइगस टॉल को होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन आती है। दोनों हेट्रोजाइगस को सेल्फिंग कराते हैं और हमारी कंडीशन आती है ये। ठीक है, जिसमें से ये 3 क्या होंगे, टॉल होंगे और 1 होगा ड्वार्फ। यही तो जीनोटाइप। अब मैच कर लो, तो हमारे ड्वार्फ तो सिर्फ तभी आएगा जब हमारी जीनोटाइप क्या होती है, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो देखो यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन है बच्चा 17, देखा जाए तो 1 मिनट रुको, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ए क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉल टी हो जाएगा। आगे अगर तुम ध्यान दोगे हमसे पूछा, अच्छा रुको, हाँ ए क्या हो जाएगा, यहीं पे दे रखा है स्मॉल टी, और बी क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि हमारे F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट आ रहे हैं। तो ऑप्शन ए सही है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, आगे चले। इन अ टेस्ट क्रॉस ऑर्गेनिज्म whose genotype is to be determined is crossed with the। अब यहाँ पे पूछा है जीनोटाइप डिटरमाइन करना है किसका। अब प्रॉब्लम तब आती है जब हम फिनोटाइप हमारा क्या होता है, डोमिनेंट। क्योंकि अगर हमारा प्लांट है टॉल, तो उसका 2 टाइप के जीनोटाइप हो सकते हैं ना। हो सकता है वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है वो हेट्रोजाइगस हो। दोनों ही केस में क्या होते हैं, सिर्फ टॉल आते हैं। अब पता कैसे चलेगा, जब उसे रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा दें, मतलब हम इनके साथ क्रॉस करा दें, क्योंकि हमारा रिसेसिव पेरेंट है, तब तो हम पता चल ही जाएगा, सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव आती। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे, यहाँ पे सारे इंडिविजुअल्स आएंगे डोमिनेंट। अगर सारे प्रोजेनी डोमिनेंट आते तो हम ये समझ जाएंगे ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट। लेकिन अगर हमारी आती है इस टाइप की कि आधे डोमिनेंट और आधे रिसेसिव, इसका मतलब है जो हमने फिनोटाइप लिया था उसका जीनोटाइप क्या था, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही है, 18th क्वेश्चन। क्लियर है, बहुत अच्छा है। टेस्ट क्रॉस से बच्चे PYQ बहुत पूछे जाते हैं, तो टेस्ट क्रॉस तो पढ़ के जाना। आगे चलते हैं हमारे 19th क्वेश्चन पे, दैट इज ऑन क्रॉसिंग 2 प्लांट्स। हमारे 2 प्लांट्स को क्रॉस किया इन F1 जनरेशन, फ्यू ड्वार्फ ऑफस्प्रिंग वर ऑब्टेन्ड। कि हमारे F1 पे क्या है कि फ्यू हमारे ऑफस्प्रिंग आए जो कि ड्वार्फ थे। लेकिन ध्यान दो कि हमारे पास क्या है, 2 टॉल प्लांट्स। अगर यहाँ पे ध्यान दो, अगर हमारी कंडीशन होती ये, अब इस कंडीशन में तो बच्चे हमारे यही प्रोजनी आती जो कि मतलब सारे के सारे क्या होते, ड्वार्फ होते। अब हम सारे के सारे टॉल होते। अगर हमें प्रोजनी को क्या लेकर आना है, ड्वार्फ, तो मतलब दोनों ही पेरेंट्स या हमारे पास एक एक रिसेसिव अलील जाना चाहिए ताकि होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन आए। तो हमारे इस टाइप की कंडीशन सिर्फ तभी आ सकती है। तो मतलब स्मॉल टी लाने के लिए दोनों के पास स्मॉल टी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और स्मॉल टी होगा तभी तो ड्वार्फ आएगा हमारा फिनोटाइप, वरना तो आएगा ही नहीं।
तो पता चल गया हमारे पेरेंट्स क्या, हमारे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। 19 का क्या हो गया, बी सही हो गया। आगे चलो, अकॉर्डिंग टू मेंडल कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट, जो उन्होंने क्या बोला था, फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे जीन मत जाना, बिल्कुल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं जीन, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू मेंडल। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा लोग, 20 का, एक में 21 का, रुको ये कौन सा क्वेश्चन है, हाँ जी 20 का हो जाएगा बी। ठीक है, अगला चलो 21, द सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको बोला गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इज बेस्ड ऑन द फैक्ट। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता था कि हमारे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, लेकिन गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे एलील्स क्या होता है, सेग्रीगेट कर जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा वो ये कहता था कि जैसे F1 जनरेशन आपने डोमिनेंट हेट्रोजाइगस को आपने क्या कराया, क्रॉस कराया, लेकिन जब F2 जनरेशन देखी तो उन्होंने देखा कि हमारा रिसेसिव कंडीशन रीअपीयर हुई, मतलब हमारा एलील्स ब्लेंड नहीं करता, वो F2 जनरेशन में दोबारा क्या करता है, रीअपीयर कर जाता है। ठीक है, यही चीजें थी। एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, एलील्स ब्लेंड नहीं होते और दोनों ही कैरेक्टर हैं वो रिकवर हो जाते हैं इन F2 जनरेशन। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो 21 का डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। आगे चलो 22, it was being observed that sometimes F1 shows phenotype that does not resemble either of the two parents remains in between the two, it can be explained by। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता था कि अगर आपने दो पेरेंट्स का इस तरीके से क्रॉस कराया, ठीक है, हेट्रोजाइगस, तो हमारी जो कंडीशन आती थी वो हमारी रिसेंबल करती थी वन ऑफ द पेरेंट के साथ, जो कि हमारा डोमिनेंट ट्रेट होता था। यही था ना लॉ ऑफ डोमिनेंस, लेकिन उसकी एक्सेप्शन आई, जो एक्सेप्शन आई आप जानते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जहां पे आप देखो फिर क्या एक बच्चा हमारी इनकम्प्लीट डोमिनेंस आई, ये देखिए, जिसमें होता क्या है कि यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से मेंशन है कि F1 had a phenotype that does not resemble either of the two parents and was in between the two, कि जब इन्होंने रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर का क्रॉस किया तो हमारी कंडीशन क्या आई, हेट्रोजाइगस। अब अगर डोमिनेंट होती तो ये क्या होना चाहिए था बच्चे, रेड होना चाहिए था ना, लेकिन रेड नहीं होता, क्या होता है बच्चा, यहाँ पे पिंक अपीयर होता है। और पिंक अपीयर होने का मतलब है कि हमारे किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं कर रहा, एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप शो कर रहा है बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल है बहुत जरूरी है, स्नैपड्रैगन और एंटीहेरामैजूस। क्या है, स्नैपड्रैगन या एंटीहेरामैजूस, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है, यहाँ पे ध्यान देने की और क्या चीज है कि फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो दोनों ही 1:2:1 आती है। हमारे जो ये एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे आपको समझा दिया, ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी सही आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला है a person with AB blood group has IA and IB। ठीक है, it is a example of, एलील्स होना चाहिए था, चलो मोर अप्रोप्रिएट एलील होता, पर मतलब है हमारा ए बी ब्लड ग्रुप है। ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है, हमारे एलील होते हैं IA/IB। ठीक है, अब होता क्या है, IA हमारी एक शुगर अटैच कराता है एन एसिटाइल गैलेक्टोस अमीन, गैलेक्टोस अमीन, और हमारी दूसरे IB जो है वो गैलेक्टोस शुगर अटैच कराता है। तो दोनों ही अलग अलग शुगर अटैच करा रहे हैं ना, ठीक है, लेकिन अगर ये डोमिनेंस होता तो सिर्फ किसी एक एलील की शुगर अटैच होती, लेकिन इस केस में IA भी अपनी शुगर अटैच करा देता है RBC के सरफेस पे और IB भी अटैच करा देता है। इसका मतलब है दोनों ही एलील्स हमारे ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, दोनों एलील्स हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करें, उसको बोला जाता है कोडोमिनेंस। क्या बोला जाता है, कोडोमिनेंस बोला जाता है। तो 24 का क्या हो गया, सी हो गया, एक में 23 है बच्चा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अ पर्सन हैज O ब्लड ग्रुप, एक पर्सन है जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, O है, his mother has A and father has B, what would be the genotype of father and mother। बहुत अच्छा है, PYQ ही है, एक्चुअल में ये PYQ ही है, पर घुमा के कितने अच्छे से पूछ रखा है, तुम समझ लेना।
और नहीं 2024 में ही आ रखा है, ठीक है। कैसे कि ओ ब्लड ग्रुप है। अब ओ ब्लड ग्रुप तभी आएगा जब हमारा जीनोटाइप क्या हो, आई हो, ठीक है। अब यहाँ पे आने के लिए इसका मतलब है कि फादर से भी आई एलील आना चाहिए और मदर से भी आई एलील आना चाहिए। लेकिन ये भी मेंशन है कि मदर क्या है, ए है, तो मदर का दूसरा एलील क्या होगा, आई ए होगा। तो मदर का ब्लड ग्रुप ए आ गया ना, और फादर का ब्लड ग्रुप क्या होगा, आई बी होगा, तो हमारे फादर आ गए बी। तो यही हमारा समझ आ गया कि हमारी मदर और फादर दोनों ही क्या है, हेट्रोजाइगस हैं फॉर ब्लड ग्रुप ए एंड बी। तो ऑप्शन यहाँ पे 25 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, देखो कितना आसान था, और मैं कह रही हूँ यही क्वेश्चन पूछ रखा है बस घुमा के। आगे चलो, पी सीड्स हैव बी जीनोटाइप प्रोड्यूस स्टार्च ग्रेन। हमारे पी सीड है, ठीक है, जो गार्डन पी है, उनका ये जीनोटाइप है जो कि स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस करता है, मतलब बी जीन कंट्रोल करता है स्टार्च ग्रेन। लेकिन यहाँ पे बच्चा इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो होती है। क्या शो होती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर डोमिनेंस होती तो हमारे कैपिटल बी स्मॉल बी हमारे लार्ज साइज ग्रेन प्रोड्यूस करता, लेकिन ये क्या प्रोड्यूस करता है, इंटरमीडिएट साइज। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। क्लियर है। और यहीं पे तुम ध्यान दोगे तो हमारे पास है कि यही जो जीन है ये क्या शो करता है, हम क्या कंट्रोल करता है, सीड शेप भी कंट्रोल करता है। लेकिन उस केस में ये क्या है, हमारा डोमिनेंस शो कर रहा है कि हमारा कैपिटल बी स्मॉल बी हुआ तो राउंड ही सीड शेप होगी। स्मॉल बी कंडीशन में क्या होती है, हमारी रिंकल। तो तुम यहाँ पे ध्यान दे सकते हो, एक ही जीन है और वो दो हमारे फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है। पहला तो ये समझ आ गया कि हमारा प्लियोट्रॉपिक जीन है, एक जीन दो को कंट्रोल कर, एग्जाम्पल में आता है। दूसरा ये कि सेम जीन है और हमारे एक जगह इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा रहा है और एक जगह कंप्लीट डोमिनेंस दिखा रहा है। अब ये देखो एनसीईआरटी में किस तरीके से लिख रखा है। अच्छा ये रहा, देखो अब यहाँ पे क्या शो कर रखा है कि इफ स्टार्च ग्रेन्स इज कंसिडर्ड एज फिनोटाइप देन फ्रॉम दिस एंगल द एलील शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कि अगर स्टार्च ग्रेन की बात करें तो एलील शो करें इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लेकिन अगर वो बात करते हम सीड शेप की तो वो क्या दिखा रहे, कंप्लीट डोमिनेंस दिखा रहे कि आफ्टर मैच्योरेशन सीड्स आर राउंड एंड बी आर रिंकल, सो दीज आर डोमिनेंस। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, यही लाइन को आगे किस तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है कि देयरफॉर or dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that it has information for. It depends as much as on the gene product and the production of particular phenotype from this product as it does on the पर्टिकुलर फिनोटाइप डेट वी चूज टू एग्जामिन। कि जरूरी नहीं है कि जीन में हमेशा डोमिनेंस एक ऑटोनोमस फीचर है, ये उस पर तो डिपेंड करता ही है कि हम कौन सा जीन स्टडी कर रहे हैं या कौन सा प्रोडक्ट स्टडी कर रहे हैं। ये उस पर्टिकुलर फिनोटाइप पे भी डिपेंड करता है कि अगर फिनोटाइप मैंने सीड शेप लिया तो वो डोमिनेंट है, पर स्टार्च ग्रेन का साइज लिया तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। मतलब हमारा जो फिनोटाइप है उस पर डिपेंड करता है कि डोमिनेंस शो करता है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये लाइन बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है, पर ये समझ लेना ये इसी के रेफरेंस में दी गई है। समझ आ गया। आगे चलिए, अगले ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था देख लेते हैं, 26 था। आगे हम आ चुके हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स पे, और मैं बता चुकी हूँ इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में आपका लिंकेज टॉपिक और रिकॉम्बिनेशन टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अब चल लेते हैं। Crosses that are performed to study two contrasting characters at our time। कि एक टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, दो क्रॉसेस की स्टडी कर रहे हैं, मतलब डाईहाइब्रिड क्रॉस है हमारा, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन था। 27 क्या हो गया, डाईहाइब्रिड। The phenotypic ratio obtained by Mendel in dihybrid cross। phenotypic ratio क्या थी डाईहाइब्रिड क्रॉस की, ये देखो क्रॉस देख लो, इन्होंने राउंड येलो लिया, कैपिटल आर कैपिटल वाई रिंकल ग्रीन लिया, स्मॉल आर स्मॉल वाई गैमीट बने कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल।
इन्होंने देखा F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस कंडीशन आई, हेट्रोजाइगस कंडीशन आई दोनों ही जीन्स की, लेकिन हमारा फिनोटाइप क्या है, डोमिनेंट राउंड और के। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो ये हमारे चार टाइप के गैमीट बना सकते हैं। सेम इन्होंने मेल लिया और सेम जीनोटाइप वाली फीमेल ली और देखा कि हमारे दोनों ही चार टाइप के गैमीट बनाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल। तो ये चार टाइप के गैमीट बनाएगा एक पेरेंट, दूसरा पेरेंट भी सेम टाइप के गैमीट बनाएगा। ठीक है, इसका इन्होंने क्रॉस करा दिया और ये पुन्नेट स्क्वायर तैयार हो गया। अब पुन्नेट स्क्वायर में इन्होंने एनालिसिस की और इन्होंने देखी हमारी ये चार फिनोटाइप पॉसिबल है, जिसकी रेशो आती है 9:3:3:1। और बच्चे ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते, ये तो बेसिक है। ठीक है, ये तो छोड़ ही नहीं सकते, ये तो 10th में भी करते आए हो। अगर आपको सीधा सा ये पता करना है कि कितने टाइप की हमारे फिनोटाइप पॉसिबल हैं, तो हम क्या करते हैं, 2 की पावर n लगा देते हैं और n है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो हमारा आ जाता है 4। तो 4 तो सब में था, पर ये आंसर इनका यूएनसीईआरटी से था, ऑप्शन सी सही हो गया 28 का सी। आगे चलो 29 की रेशो 9:3:3:1 क्रॉस डिनोट्स कि हमारे जो एलील्स हैं, the alleles of two genes are segregating independently, alleles of two genes are interacting। तो interact करते तो हमारी 9:3:1 नहीं आती। मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब है एक ही जीन के एक से ज्यादा एलील प्रेजेंट होना पॉपुलेशन में। हमारा ABO ब्लड ग्रुप मल्टीजेनिक इनहेरिटेंस होती है कि बहुत सारे जीन्स एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तीनों ही गलत हो गए। 9:3:3:1 कब आई, जब हमारे दो जीन्स आपस में इंटरेक्ट नहीं करते हैं और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। ऑप्शन डी सही हो गया। हाँ जी, आगे चले। द मेंडल्स रिजल्ट्स ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर वर डिस्कवर्ड बाय, रीडिस्कवर्ड बाय। देखो मेंडल सर ने ना बच्चा पोस्टुलेट दिया था, ये कौन सा, तो 28 का कौन सा आ चुका है हमारा, डी हो चुका है। ठीक है, अब मेंडल सर की बात करें ना, उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए थे, लेकिन उनका जो काम था वो इतना रिकॉग्निशन उसको मिली नहीं। उसके बाद आए हमारे 1900 में 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डी वरीज, वॉन श्मार्क एंड कार्ल कॉर्न्स, जिन्होंने इन लॉज को रीडिस्कवर किया। तो ऑप्शन तो तीनों ही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 30 का क्या हो गया, डी सही हो गया। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 31। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग हु नोटेड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स वाज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन, कि बिहेवियर क्रोमोसोम का पैरेलल है टू द जीन। पहले बताओ ये कब दिया गया था, हमारे क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, जहां पे ये बोला गया कि जैसे हमारे जीन पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, आगे जब हमारी गैमीट फॉर्मेशन होती है वहां पे क्या होता है कि सेग्रीगेट कर जाते हैं जीन्स, उसी तरीके से क्रोमोसोम सेग्रीगेट कर जाते हैं, अलग अलग एलील हो जाता है अलग अलग गैमीट में। तो हमारा पैरेललिज्म देखा गया, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस दी गई, और ये किसने दी थी बच्चे, सुटन एंड बोवरी सर ने दी थी इन 1902। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बच्चा लोग डी, ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 32 पे चलते हैं। द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, अब देखो वही क्वेश्चन है लेकिन अलग लैंग्वेज में पूछ रखा है कि हमारी क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी बच्चे, सुटन एंड बोवरी सर ने दी थी। बोथ ए एंड बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉर्गन परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑन, मॉर्गन सर ने एक्सपेरिमेंट किया था हमारा लिंकेज का, और वो किस पे किया था बच्चे, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पे। किस पे किया था, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। अगर गार्डन पी पूछता तो हमारा मेंडल सर आ जाते, जर्जर जॉन मेंडल सर आ जाते। क्लियर। 33 का बी हो चुका है। 34 पे चलते हैं।
34 when two genes are located on the same chromosome the proportion of parental gene combination is। अगर यहाँ पे हम बात करें कि अगर दो जीन्स हमारे सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं, मतलब इस तरीके की कंडीशन है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, अगर दोनों क्रोमोसोम हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं तो जितनी रिकॉम्बिनेशन होनी चाहिए थी उससे रिकॉम्बिनेशन होती है कम, क्योंकि देखो कितना कम स्पेस इनके बीच में, तो क्रॉसिंग ओवर के लिए स्पेस ही नहीं है, रिकॉम्बिनेशन के है ही नहीं, तो रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हमारे पेरेंटल हमारे ज्यादा दिखाई देते हैं। मोर देन पेरेंटल जीन फ्रीक्वेंसी आर हायर देन नॉन पेरेंटल, हमारे पेरेंटल कॉन्फॉर्मेशन हमारी ज्यादा आती है रिकॉम्बिनेशन से। रिकॉम्बिनेशन और इस फिनोमिना को कहा जाता है बच्चा लिंकेज कहा जाता है। 34 का ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखो 35 है, हमारे पास है द कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक मैप, कि हमारा जो लिंकेज था, लिंकेज के बाद हमने पढ़ा कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करते थे। अब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की हेल्प लेके हम सीक्वेंस बता सकते हैं जीन्स का, किस तरीके से, जो कि हमने अभी PYQ में किया था। ए बी की फ्रीक्वेंसी 5% है, बी सी की फ्रीक्वेंसी 20% है और ए और सी की फ्रीक्वेंसी 15% है। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि ए बी में बीच में 5 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस होगा, बी और सी के बीच में होगा हमारा 20 सेंटीमॉर्गन। अब ये इस साइड भी प्रेजेंट हो सकता है और इस साइड भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन आगे गिवन है ए और सी 15 सेंटीमॉर्गन, तो अगर ये होता तो ये तो 25 हो जाता ना, तो मतलब ये हमारा क्या है, गलत है, यहाँ पे आ जाएगा 15 सेंटीमॉर्गन। तो हम देख सकते हैं CAB हमारा सीक्वेंस आ गया। अगर पूरे क्रोमोसोम्स की हमारे पास रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है तो सारा हम क्या तैयार कर सकते हैं, जेनेटिक मैप। किसने दिया था, स्टुअर्ट सर ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो 36। The chromosomal theory of inheritance was proposed by T.H. Morgan. Chromosomal theory of inheritance T.H. Morgan सर ने दी थी? नहीं बच्चा, हमारे किस सर ने दी थी, सुटन एंड बोवरी सर ने दी थी 1902 में। मॉर्गन वर्कड ऑन गार्डन पी, ये भी गलत है। मॉर्गन सर ने हमारा काम कौन से ऑर्गेनिज्म पे किया था, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, दोनों ही गलत। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 37। Morgan coined the term linkage to describe the physical association of genes on a chromosome. Morgan सर ने टर्म दिया लिंकेज। लिंकेज है क्या, फिजिकल एसोसिएशन है ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम, कि अगर दो जीन्स बहुत पास में प्रेजेंट है वो उनकी क्या होते हैं, फिजिकल एसोसिएशन है, लिंकेज शो करते हैं कि अगली जनरेशन में वो एक साथ जाना चाहेंगे। तो बिल्कुल सही है। लिंकेज शोज मोर नॉन पेरेंटल कैरेक्टर ऑफ जीन्स, गलत है बच्चा। लिंकेज में हमारे किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, पेरेंटल फॉर्म्स हमारी ज्यादा अपीयर होती हैं, तो हमारा ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए असर्शन तो सही था लेकिन रीजन था हमारा फॉल्स, 37 का सी सही हो जाएगा। अगला हमारा टॉपिक आ चुका है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बताओ होता क्या है, जब 3 या 3 से ज्यादा जीन्स एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं उसको बोला जाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नाम में देखो, पॉली मतलब मेनी और जीन्स मतलब मेनी जीन्स आर कंट्रोलिंग सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, क्या इसमें कोई दिक्कत, एकदम याद रखा जाएगा। आगे देखो, What is the correct definition for polygenic traits? हमारे कौन सी सही स्टेटमेंट है, traits are generally controlled by 3 or more genes। बिल्कुल NCERT की लाइन है बच्ची की, ये कैरेक्टर हमारे 3 या 3 से ज्यादा जीन से कंट्रोल होते हैं। क्लियर है, हमारा एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी देखा जाता है और एग्जाम्पल है हमारा ह्यूमन स्किन कलर या ह्यूमन हाइट या वाइट कर्नल ऑफ व्हीट, ये सारे हमारे एग्जाम्पल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अगला टॉपिक है प्लियोट्रॉपी। अब प्लियोट्रॉपी एकदम उल्टा है हमारे पॉलीजेनिक के, वहां पे बहुत सारे जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे थे, यहाँ पे एक जीन मैनी कैरेक्टर्स को या मैनी फिनोटाइप्स को कंट्रोल करता है, दैट इज प्लियोट्रॉपी। ठीक है,
अब देखो समटाइम्स अ सिंगल जीन प्रोडक्ट मे प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, कि मतलब हमारा एक जीन एक से ज्यादा इफेक्ट, एक से ज्यादा फिनोटाइप दिखा रहा है, तो वो क्या हो गया बच्चा, प्लियोट्रॉपी हो गया। बिल्कुल सही है। अच्छा एक मिनट, ये क्वेश्चन कौन सा था, 37, 38 और ये आ गया हमारा 39। 39 का हो गया हमारा सेकंड सही। ठीक है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। और ये हमारा 40 टॉपिक शुरू हो चुके हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन, एक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय हैंकिंग। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हैंकिंग सर ने ये देखा कि कुछ इंसेक्ट्स में ऐसा देखा गया कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आधे स्पर्म्स में प्रेजेंट है, मतलब मेल गैमीट जो हैं आधों में तो वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और आधों में नहीं है। ये कौन से वाला बच्चे, ग्रास होपर की बात हो रही है, एक्सो एक्स सेक्स डिटर्मिनेशन, क्योंकि मेल्स में देखा जाता है ये जीनोटाइप, जिसकी वजह से आधे जो गैमीट्स है उसमें एक्स क्रोमोसोम गया, आधों में नहीं गया। स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे उन्होंने ये देखा था और इस स्ट्रक्चर को उन्होंने बोला था एक्स बॉडी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे हमारा हिंट दे रखा है एक्सो एक्स सेक्स डिटर्मिनेशन का इन फ्यू इंसेक्ट्स। ठीक है, एनसीईआरटी में है लेकिन आगे नहीं दे रखा। आगे चले, अगला है हमारे पास 41 कि एक्स क्रोमोसोम इज डेजिग्नेटेड एज। एक्स क्रोमोसोम है क्या बच्चा, एक्स क्रोमोसोम हमारा सेक्स क्रोमोसोम है। क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। और सेक्स क्रोमोसोम को एलोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलोसोम। ऑटोसोम, ऑटोसोम और सोमेटिक क्रोमोसोम एक चीज है। जैसे अगर ह्यूमंस में बात करें 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, और सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम, ये दो टर्म होती हैं बच्चा, ध्यान रखना। ऑप्शन बी सही हो गया। आगे चलें 42 पे। 42 देखो, विच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन ग्रास होपर। ग्रास होपर में कौन से टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है, एंड दैट इज एक्स 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 ओ टाइप, जहां पे फीमेल हमारी है एक्स एक्स और मेल हमारे एक्सो। मतलब मेल दो टाइप के गैमीट बनाए गए, मेल हेट्रोगैमीटी देखी जाएगी। ये है बच्चा हमारी फीमेल हेट्रोगैमीटी, जहां पे ये हमारी क्या है, फीमेल है और ये क्या है, मेल है। फीमेल हेट्रोगैमीटी कैसे, क्योंकि फीमेल एक गैमीट में जाएगा Z, दूसरे में जाएगा W। और ये हमारी मेल हेट्रोगैमीटी है जो ह्यूमंस में देखी जाती है। XY किसका जीनोटाइप होता है, मेल्स का होता है। ऑप्शन बी सही हो गया। तीनों हमने सेक्स डिटर्मिनेशन भी देख लिए। अगले क्वेश्चन में चलो, मेल हेट्रोगैमीटी। मेल हेट्रोगैमीटी समझ गए ना, कि हमारे जो गैमीट्स बनेंगे, मेल गैमीट्स जो बनेंगे या मैं कहूँ जो स्पर्म्स बनेंगे, वो दो टाइप के होंगे बेस्ड ऑन सेक्स क्रोमोसोम। कि जैसे कि एक्स एक्स और एक्स वाई, कि जैसे कि हमारे एक गैमीट में तो जाएगा एक्स, दूसरे गैमीट में जाएगा वाई क्रोमोसोम। अगर ये बात करें एक्स 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 वाई देखा जाता है ह्यूमंस में और ड्रोसोफिला में, ये तो समझ आ गया। लेकिन ग्रास पर भी तो मेल हेट्रोगैमीटी है, एक एक्स एक्स है और मेल क्या है, एक्स ओ। तो आधे % स्पर्म्स के पास तो एक्स क्रोमोसोम होगा, लेकिन बाकी के स्पर्म्स के पास कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। तीनों ही मेल हेट्रोगैमीटी का एग्जाम्पल है। ऑप्शन डी सही हो गया। क्वेश्चन है 43। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले 44। हमारी फीमेल हेट्रोगैमीटी। फीमेल हेट्रोगैमीटी का मतलब है कि फीमेल दो टाइप के गैमीट बनाएगी। ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल क्या है जो हमारे बर्ड्स में देखा जाता है, चिकन में देखा जाता है, हमारा GWZ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो गया। आगे चलते हैं 46 पे। GWZ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, कहाँ देखा जाता है ये, दैट इज, देखो यहाँ पे आ चुका है ना बर्ड्स, तो कौन सा है, पीकॉक में देखा जाता है। 47 का क्या हो गया, एक मिनट बच्चा, 47 का, ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, सही हो गया। हमारे बर्ड्स में GGZW सेक्स डिटर्मिनेशन देखा जाता है। फीमेल क्या होती है, हमारी हेट्रोगैमेटिक होती है, दो टाइप की गैमीट बनाएगी। ये हमारी क्या है, फीमेल है, और ये क्या है, हमारा मेल है। क्लियर है। अच्छा 45 क्वेश्चन था बच्चा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 46। इन ह्यूमन सेक्स इज डिटरमाइंड बाय, सेक्स किससे देखा, अगर ह्यूमंस की बात करें, सेक्स इज डिटरमाइंड बाय मेल्स और फीमेल्स।
अब जिसकी हेट्रोगैमेटिक कंडीशन होती है ना कि मेल की या फीमेल की, वही सेक्स डिटरमाइन करता है। समझो कि एक्स एक्स और एक्स वाई है ना हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर मेल की बात करें, मेल हमारे दो टाइप के गैमेट बनाते हैं, एक एक्स और दूसरा वाई, और जबकि फीमेल बनाती है सिर्फ और सिर्फ एक्स। तो यहाँ पे अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम फ्यूज किया तो बनेगी हमारी फीमेल, और अगर वाई क्रोमोसोम फ्यूज किया तो बनेगा हमारा मेल। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, हमारे मेल्स पर डिपेंड कर रहा है। ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। समझ आ गया? तो 47 का आ चुका है बी। अगले चलते हैं, 46 था बच्चा, सॉरी 47 पे चलते हैं। मैच करना कॉलम 1 विद कॉलम 2। एक्सोटाइप सेक्स डिटर्मिनेशन अभी मैंने बताया था हमारे ग्रास होपर में देखा जाता है। कहाँ पे? ग्रास होपर में देखा जाता है। एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, एक्स वाई हमारे ड्रोसोफिला में देखा जाता है, बिल्कुल सही है। पर ये तो हमारे ह्यूमंस में भी देखा जाता है, बिल्कुल। हमारा मेल हेट्रोगैमेटिक है। ZZZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये हमारी फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती है और हमारे बर्ड्स में देखा जाता है। तो हमारा ए का तो सेकंड हो गया, बी का 1 4, सी का 3। ऑप्शन बी आ चुका है 47। ठीक है, चलो अगले टॉपिक पे आते हैं, म्यूटेशन। रैंडम जो चेंज आ जाता है हमारे डीएनए सीक्वेंस में, दैट इज म्यूटेशन। अब म्यूटेशन दो टाइप की पड़ते हैं, एक तो जीनिक म्यूटेशन कि सिंगल जीन में चेंज आए, एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो गया, या पूरा प्लॉइडी सेट चेंज हो गया। ये पूरा का पूरा क्या है, म्यूटेशन है। अब म्यूटेशन के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि फिनोमिना विच रिजल्ट इन ऑल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। ऑल्टरेशन मतलब चेंज है, कोई डिफरेंस आ गया है। चेंज ऑफ डीएनए सीक्वेंस क्या है बच्चा, म्यूटेशन ही तो है। तो हमारा 48 क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, 49 चलो देखो आ चुका है हमारा 49, क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन का मतलब है कि क्रोमोसोम में म्यूटेशन हुई है, जो कि देखा जाता है हमारे फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व किया जाता है कैंसर सेल में, क्योंकि कैंसर सेल में बहुत जल्दी जल्दी सेल डिवाइड करता है, जिसकी वजह से एरर आ जाते, क्रोमोसोमल एब्रेशन देखी जाती। 49 क्या हो गया, बी हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते, अगला क्वेश्चन है हमारा 50, अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। अब पॉइंट म्यूटेशन का क्या मतलब है कि हमारे एक सिंगल चेंज इन सिंगल बेस पेयर, सिंगल बेस पेयर में हमारा जब चेंज आता है उसको बोला जाता है पॉइंट म्यूटेशन। और पॉइंट म्यूटेशन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास सिकल सेल एनीमिया, बिल्कुल एनसीईआरटी में गिवन है कि सिकल सेल एनीमिया में हमारी GAG प्रेजेंट है डीएनए में, जिसकी वजह से क्या चेंज हो जाता है, GTG हो जाता है। और ये कोडिंग सीक्वेंस की बात करें, किसकी, कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये डीएनए की बात की, ये हमारा चेंज आ गया, जिसकी वजह से आरएनए में क्या आता है, जहां पे GAG होना चाहिए था, आरएनए में बच्चे हमारी होती है GUG। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था। ग्लूटामिक एसिड कौन सी पोजीशन पे, 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। लेकिन यहाँ पे आ क्या जाता है, हमारा वेलिन आ जाता है एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब एक चेंज हुआ है अमीनो एसिड का, तो इसको क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव चेंज कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो गया। किस तरीके से पॉइंट म्यूटेशन हुई, समझ आ गया? आगे चलो, अगला है 51। ठीक है, द फैक्टर दैट कॉज म्यूटेशन आर कॉल्ड। अब जो भी फैक्टर्स हमारे म्यूटेशन कॉज कर रहे हैं उसको बोला जाता है म्यूटाजन। अब हमारे केमिकल्स भी म्यूटाजन की तरीके से हेल्प कर सकते हैं, म्यूटाजन की तरीके से एक्ट कर सकते हैं, मतलब म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, जैसे कि EMS, MMS। तो ये हमारे सिलेबस से बाहर है, लेकिन जैसे हमारे कुछ रेज भी, UV रेज, ये सब भी म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, ये सब म्यूटाजन से। तो 51 का ए आ चुका है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर। और मैंने बताया था आपको जेनेटिक डिसऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो पेडिग्री एनालिसिस आ जाता है, डिसऑर्डर्स आ जाते हैं हमारे,
कि जैसे सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड। या फिर हमारे सिंड्रोम से क्वेश्चन देखे जाते हैं बहुत ज़्यादा ही, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, तीन ही तो सिंड्रोम है, और इतना आसान इतना ईजी टॉपिक, और वहाँ से क्वेश्चन बहुत फंस जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से इसको करके जाएंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये था 51, अब चलेंगे हम अपने 52 क्वेश्चन। An analysis of trait in several generation of a family, कि अगर एक फैमिली का चार्ट बनाए जिसमें बहुत सारी हमने जनरेशन ली और हमने जेनेटिक ट्रेट की एनालिसिस की, उसको क्या बोला जाता है? पेडिग्री एनालिसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेडिग्री एनालिसिस, जिसमें हम क्या देखते हैं कि कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। एक बार सिंबल्स देख ले, एक मिनट रुक जाओ, कि ये देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेल हमारा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल हमारे रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से, ये सेक्स अनस्पेसिफाइड। अगर शेडेड या कलर्ड शो कर रहा है तो अफेक्टेड है इंडिविजुअल्स, मतलब डिसीज है। हमारे इस तरीके से मेटिंग शो करती है मेल और फीमेल के बीच में सिंगल लाइन से। अगर दो लाइन प्रेजेंट है मेल और फीमेल के बीच में, मतलब मेटिंग हुई है हमारे रिलेटिव्स में। उसके बाद देखो, ये तो हमारी मेटिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डॉटर और ये सन। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे हमारे पास शो कर रखा है कि मेल क्या है, अफेक्टेड है, क्योंकि कलर्ड शो कर। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं। और यहाँ पे जैसे लिख ही रखा है कि एनालिसिस ऑफ ट्रेट इन सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। क्लियर है? आगे चलें, अगला क्वेश्चन है 53। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली डिटरमाइंड बाय ऑल्टरेशन और म्यूटेशन इन द, जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं बच्चे, मेंडेलियन डिसऑर्डर में हम जो सिंगल जीन म्यूटेशन है या जो जीनिक म्यूटेशन है उनको कंसिडर करते हैं। तो 53 का क्या हो गया? बी हो गया। जैसे कि अगर हम बात करें थैलेसीमिया की बात करें, कलर ब्लाइंडनेस की बात करें, या हम बात करें सिकल सेल एनीमिया, ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ठीक है, 53 हो गया। 54 क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर। इनमें से अगर बात करें तो मेंडेलियन डिसऑर्डर, अब मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब है अगर सिंगल जीन में हमारा चेंज आया, सिंगल जीन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, सिकल सेल एनीमिया में भी एक जीन में चेंज है जो कि क्रोमोसोम 11 पे प्रेजेंट, हीमोफीलिया में भी चेंज है और सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी। ये सारे के सारे क्या है? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है। ठीक है, अच्छा मुझे चलो एक कमेंट सेक्शन में ये बता दो, इतना इंपॉर्टेंट है ये तीनों की तीनों डिसीजेस, मुझे ये बता दो कि हीमोफीलिया एक्स लिंक रिसेसिव है, एक्स लिंक डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव या ऑटोसोमल डोमिनेंट, इन तीनों का मेंशन कर दो। उसके साथ साथ मेंशन कर देना थैलेसीमिया का भी और फिनाइलकीटोन्यूरिया। ठीक है, इन पांचों का मेंशन कर दो। और ये बता दो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। ठीक है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी भी मेंशन कर देना एनसीईआरटी में ही। 54 का डी हो चुका है। ओके, अच्छा ये तो चलो आ गया, पर मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब चाहिए आपका। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो भी कमेंट कर दो ताकि मुझे पता चले आप सॉल्व कर रहे हो। हीमोफीलिया क्या है बच्चा लोग? हीमोफीलिया है हमारी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज। इसका मतलब है कि हमारा जो जीन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो अगर मदर है वो क्या होती है? हमारी कैरियर है। अगर सिंगल एलील प्रेजेंट है, ये क्या होते हैं? कैरियर कंडीशन। लेकिन अगर मेल में हमारा सिंगल एलील प्रेजेंट है तो हमारा क्या होता है? डिसीज्ड होता है, क्योंकि उसके काउंटर करने के लिए कुछ है ही नहीं, रिसेसिव हो डोमिनेंट और काउंटर करने के लिए है ही नहीं। तो ये क्या है? सूडो डोमिनेंस शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ए कंडीशन, ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हो गया। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था? 55 है ना, 55। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 56 पे चलते हैं। अ पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक, कि एक जो फीमेल है हीमोफिलिक है, दैट इज एक्सट्रीमली रेयर। क्या होगी वो? हमारा एक्सट्रीमली रेयर देखा जाता है, क्योंकि अगर हीमोफिलिक होती है तो बच्चे उसकी डेथ हो जाती। ठीक है, अगर हमारी डिसीज, हमारी फीमेल हीमोफिलिक है जो कि एक ब्लीडिंग डिसीज है, तो इतने ज़्यादा ब्लीडिंग होती है कि उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो हमारे 56 का क्या हो गया?
बी सही हो गया। 57 देखो, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में अभी बताया क्रोमोसोम नंबर 11 पे हमारा GAG की जगह क्या आ जाएगा, GTG आ जाएगा हमारे कोडिंग सीक्वेंस में, कोडिंग स्ट्रैंड में। और ये हो कहाँ रहा है, आप जानते हो क्रोमोसोम 11 पे ये चेंज है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। 57 क्या होगा, सी सही होगा। मतलब अगर डिसीज को अपीयर करना है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमारे दोनों ही क्रोमोसोम पे क्या होना चाहिए था, हमारा हीमोफिलिक सॉरी जो डिसीज एलील है वो प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब कंडीशन कब अपीयर होगी, डिसीज कब अपीयर होगी, जब हमारी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। 57 का सी सही है। आगे चलते फिनाइल कीटोन यूरिया। अब देखो फिनाइल कीटोन यूरिया एक डिसीज है जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव है। क्या बच्चा, ऑटोसोमल रिसेसिव। 57 58 ऑटोसोमल रिसेसिव है। और इसमें होता क्या है कि हमारे पास एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, दैट इज फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज अब एब्सेंट है, जिसकी वजह से जो हमारा फिनाइल एलेनिन था उसको कन्वर्ट होना था टायरोसिन में, पर अब वो हमारा एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा जो फिनाइल एलेनिन है वो क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट। तो 58 का हो जाएगा बच्चा लोग 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में जो कि 59। अभी बताया था फिनाइल कीटोन्यूरिया है क्या, हमारी ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, बिल्कुल। 60 पे चलते। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर सर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते क्या है, एब्सेंस होता है एक या ज्यादा क्रोमोसोम की एब्सेंस होना, मतलब क्रोमोसोम नंबर चेंज होना, या क्रोमोसोम एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम बढ़ जाए। तो ये भी सही है, मतलब 2n-1 या 2n-2, ये भी कंडीशन हो सकती है। एक से बढ़ जाएगा तो 2n+1 2n+2 इस तरीके की कंडीशन देखी जाएगी। जब हमारा क्रोमोसोम नंबर ऐसे बढ़ जाता है उसको क्या कहते हैं, एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। क्या कहते हैं, एन्यूप्लॉइडी। और अगर एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाए क्रोमोसोम का, वो भी बच्चा के लोग क्या है, हमारी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। तो हमारी 60 क्या हो गया, डी। सारे के सारे क्या, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। 61 चलते। अ डिसीज कॉज्ड बाय ऑटोसोमल प्राइमरी डिसजंक्शन। ये क्वेश्चन हमारा कराए रखा है, PYQ में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, और देखो एकदम NCERT बेस्ड। कैसे NCERT बेस्ड है कि अगर हमारे क्रोमोसोम में प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन हो रही है ऑटोसोम, तो अगर समझो हमारे 21 क्रोमोसोम की बात करते हैं कि ये हमारा क्रोमोसोम नंबर 21 है इस तरीके से। ठीक है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मान लो ये हमारी मेल है। ठीक है, अब होगा क्या, मेल में होगी हमारी मियोसिस गैमीट फॉर्मेशन के लिए। तो मियोसिस 1 में हमारे यहाँ पे डिसजंक्शन होना था जो कि नहीं हुआ। तो मियोसिस 1 के प्रोडक्ट में दोनों के दोनों क्रोमोसोम एक साइड चले गए, 21-21। और मियोसिस 2 के प्रोडक्ट में हुआ क्या कि हमारे इस तरीके से प्रेजेंट है, दोनों के पास 2-2 21 है, मतलब हैप्लॉइड सेट है, लेकिन क्रोमोसोम 21 2 है। तो हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या है, n+1 कंडीशन आ गई हमारे मेल गैमीट की। अब ये जो मेल गैमीट है जिसके पास इस तरीके से क्रोमोसोम 21 2 प्रेजेंट है ना, मतलब कंडीशन क्या है, n+1। अगर ये फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करता है जिसके पास सिंगल क्रोमोसोम 21 प्रेजेंट है, मतलब n है, तो अब ये फ्यूजन कंडीशन से बनता क्या है कि हमारे जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होंगे, 21। एक तो फीमेल ने जो दिया और 2 जो मेल से आए, तो 21 21 और 21। बाकी सारे तो क्रोमोसोम सेम है, तो यहाँ पे कंडीशन 2n आ जाएगी प्लस आ जाएगी 1, ये हमारा एक क्रोमोसोम ज्यादा है। अब ये कंडीशन 2n+1 मतलब 46+1 47 क्रोमोसोम, जिसमें एक्स्ट्रा कॉपी किसकी है, हमारे 21 क्रोमोसोम के, ये देखी जाती है डाउन सिंड्रोम। तो 61 का डी सही हो गया। और किस तरीके से हुआ, हमारा क्योंकि डिसजंक्शन हुई हमारी, इसकी वजह से हमारा डाउन सिंड्रोम हो गया। तो 61 का डी आ गया, ये इंपॉर्टेंट था, समझ आ गया। समझ आ गया तो मुझे बताओ, और डाउट है तो मुझे लिखो कमेंट सेक्शन में।
62 पे देखते हैं, रेफर करना है ये गिवन फिगर और हमें बताना है ये किसके फीचर्स हैं। देखो ब्रॉड फ्लैट फेस है, बिग रिंकल्ड टंग है, कोजेनाइटल हार्ट डिसीज के लिए हमारे क्या है सेंसिटिव है, पाम क्रीज, मैनी लूप्स देखे जाते हैं उंगलियों पे, फ्लैट बैक है, और ये सभी सब किसके फीचर्स हैं, हमारे डाउन सिंड्रोम। और ये एकदम एनसीईआरटी वाला डायग्राम है, ठीक है। हमारी एनसीईआरटी ने कैसे डायग्राम में दे रखे हैं फीचर, उसी को हमारे पहचानने आ गया, तो डायग्राम आपको समझ आ गया और ये याद हो गया ये डाउन सिंड्रोम का है। जहां पे देखी, चलो मुझे बता दो डाउन सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं, और मोनोसोमी कंडीशन होती है कि ट्राइसोमी, और कौन से क्रोमोसोम की अभी बताई थी मुझे चाहिए, ठीक है। आगे चलो 63 पे, द डिसीज कॉज्ड बाय ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 आ गया। क्रोमोसोम नंबर 21 मतलब ट्राइसोमी, मतलब बाकी सारे क्रोमोसोम तो सेम है, प्लस इसके पास 21 क्रोमोसोम क्या है, एक एक्स्ट्रा है, तो हमारे पास ये कंडीशन देखी जाती है, 47 क्रोमोसोम देखा जाता है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। 63 का क्या हो गया, डी हो गया। What is the genetic disorder in which an individual has an overall masculine development? Gynecomastia, gynecomastia होता है development of breast and is sterile, कि overall उसके पास masculine development है, लेकिन कुछ हमारे feminine characters भी देखे जाते हैं जैसे gynecomastia, and that is Klinefelter syndrome, जिसमें हमारा जो genetic constitution है that is 47 क्रोमोसोम, और 47 क्रोमोसोम में 44 तो हमारे वही ऑटोसोम्स हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे 2 एक्स क्रोमोसोम के साथ साथ एक वाई क्रोमोसोम भी प्रेजेंट है। अब इन एक्स क्रोमोसोम ने तो बच्चा फीमेल कैरेक्टर दे दिया और वाई क्रोमोसोम होने की वजह से मैस्कुलाइन कैरेक्टर है, तो ये कंडीशन होती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये भी हमारी क्या है, ट्राइसोमी, क्या है ट्राइसोमी, एक क्रोमोसोम नंबर बढ़ गया। आगे देखो, in which genetic condition each cell has affected person has 3 sex chromosome, कि इसमें से कौन सी कंडीशन है जहां पे 3 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अभी बताया था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, बिल्कुल सही है। हमारे टॉल स्टेचर होता है लेकिन स्टेराइल होते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया बच्चा, 64, और ये हो गया 65, ठीक है। आगे चलते हैं 66, A disorder caused due to absence of one of the X chromosome। अब यहाँ पे कंडीशन पूछी गई है कि हमारा एक X क्रोमोसोम कम है, होगा क्या कि हमारे 46 क्रोमोसोम होने चाहिए थे ना, तो 45 है, उनमें भी 44, मतलब 44 तो हमारे ऑटोसोम्स है प्लस X। अब ये हमारा देखा जाता है टर्नर सिंड्रोम में, जहां पे टोटल क्रोमोसोम 45 है, एक टाइप की मोनोसोमी। तो 60 का क्या हो गया बच्चा लोग, ए सही हो गया, ठीक है। चलो हम अगले सेक्शन पे आ चुके हैं, एजर्शन और रीजन पे आ चुके हैं। शुरू कर देते हैं assertion reason। Law of segregation is based on the fact that alleles do not show blending and that both characters are recovered as such in F2 generation। Law of segregation ये कहता है कि alleles blending show नहीं करते, blend नहीं होते, मतलब अगले F2 जनरेशन में हम देखें तो दोनों के दोनों हमारे क्या हो जाते हैं, रिकवर कर जाते। तो assertion तो हमारी क्या है, बिल्कुल सही, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डिफाइन कर रखा है। अगर रीजन के हम ध्यान दें तो द पेरेंट्स कंटेन 2 एलील्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, द फैक्टर और अलील ऑफ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि बेशक हमारे पेरेंट्स में डिप्लॉयड में मतलब पेयर में अकर करा, लेकिन गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे दोनों एलील्स क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट कर जाते हैं, मतलब हमारे जो एलील्स है वो हमारे नहीं कर रहे, ब्लेंडिंग शो नहीं कर रहे। तो ये इसको डिफाइन भी कर रहा है बच्चा लोग, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, असर्शन ए सही है। आगे देखो, एनालिसिस ऑफ ट्रेट इन सेवरल जनरेशन ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस, बिल्कुल अभी पढ़ा था।
तो ये तो सही है। अब अगर व्हाट, हाउ और व्हाई का जवाब दे तो हम रीजन को 1 लेकर चलेंगे। आगे देखेंगे होता क्या, इन पेडिग्री एनालिसिस द इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ओवर जनरेशन। यहाँ पे बोला ना एनालिसिस होता है ट्रेट की, अब नीचे रीजन में बोल दिया किस तरीके से होता है कि इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट की रिप्रेजेंट किया जाता है फैमिली ट्री पे ओवर जनरेशन। तो उसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया, तो यहाँ पे असर्शन रीजन दोनों ही सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रास हॉपर क्या है, एग्जाम्पल है एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन का, जहां पे मेल्स हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम बिसाइड ऑटोसोम, मतलब हमारे सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, लेकिन जैसे हम बात करें मेल्स क्या होंगे, XO होंगे, फीमेल्स क्या होंगी, XX होंगी। बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन में दे रखा है इन नंबर ऑफ इंसेक्ट एंड मैमल्स including man, X type of sex determination is seen where both male and female have same number of chromosome in a number of insect, कि कुछ इंसेक्ट जैसे ड्रोसोफिला और मैमल्स जैसे कि मैन, उनमें देखा जाता है XX और XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जहाँ पे दोनों में क्रोमोसोम नंबर तो सेम है, लेकिन मेल्स के पास है XY और फीमेल के पास है XX। तो हमारा रीजन तो सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। एक हमारा XXXO है, दूसरा XXXY को डिफाइन कर रहा है, तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। जीन्स विच कोड फॉर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलील्स। जीन हमारे जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, मतलब अगर जीन हमारा ये है तो हमारा कैपिटल T टॉल ट्रेट के लिए कोड कर रहा है और स्मॉल t हमारा ड्वार्फ ट्रेट के लिए कोड कर रहा है, और ये है क्या, एलील्स है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हाँ जी। अब एलील्स हैं क्या, वो डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के लिए कैसे कोड कर रहे हैं कि हमारे जो एलील्स हैं वो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म है ऑफ द सेम जीन, जो कि प्रेजेंट होते हैं सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, कि ये दोनों अगर हमारे क्रोमोसोम 1 है और यहाँ पे हमारा जीन प्रेजेंट है, तो दोनों सेम लोकस पे प्रेजेंट होंगे, सेम साइट पे प्रेजेंट होंगे ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम 1 तो रीजन भी सही है। और बच्चा लोग ये हमारी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि क्यों हमारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। तो हमारी क्या है बच्चा लोग, ये करेक्ट स्टेटमेंट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे चलते हैं। अब सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है, म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन। लो ऑक्सीजन टेंशन होती है और हमारा पॉलीमराइजेशन हो जाता है हीमोग्लोबिन का, जिसकी वजह से आरबीसी की जो बाई कॉन्केव शेप थी वो चेंज होके सिकल शेप होगी। अब ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे अगर जवाब पूछा आपसे कि ऐसा क्यों हुआ, तो आप जवाब क्या दोगे कि हमारी ना पॉइंट म्यूटेशन हो गई थी सिकल सेल एनीमिया में, GAG की जगह RNA में GUG आ गया था, जिसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ गया, और ये पूरे म्यूटेशन की वजह से सिकल शेप आई थी हमारी। यही तो है रीजन, और यही यहाँ पे दे भी रखा है कि सिकल सेल एनीमिया में सब्सटीट्यूशन हुआ हमारे किसका, 6th कोडोन का, जहां पे GAG की जगह GUG आ गया था और ग्लूटामिक एसिड की जगह आ गया था वेलिन। यही चीज एक्सप्लेन भी कर रखी है, तो एक्सप्लेनेशन भी सही है, करेक्ट, तो ऑप्शन ए सही। अगले क्वेश्चन चलते हैं। पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरिड, कि जैसे अगर मैंने बात की ये हमारे क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम 1 अब एनाफेज में क्या होता है, सेग्रीगेट होता है, आधे जो एक पेयर एक तरफ चला जाएगा, दूसरा पेयर ऑपोजिट पोल की तरफ चला जाएगा, सेग्रीगेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो इनके प्रेजेंट है हमारे फैक्टर्स कैपिटल ए, वो भी क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट कर जाएंगे। बिल्कुल सही चीज है, यही तो हमारी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी। 2 alleles of a gene pair are located on similar site of non-homologous chromosome। नहीं बच्चा, एक जीन का एलील हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा, मतलब अगर कैपिटल T स्मॉल t की बात करें तो दोनों ही एलील एक ही क्रोमोसोम पे होंगे। सपोज करो एक क्रोमोसोम, ऐसा नहीं है कि कैपिटल T 4th क्रोमोसोम पे है, स्मॉल t 3rd क्रोमोसोम पे, ऐसा नहीं होता। तो रीजन गलत दे रखा है, असर्शन तो हमारा सही था पर रीजन क्या था, फॉल्स था। ठीक है,
लो बच्चा लोग, आपकी प्रैक्टिस हो गई, असर्शन रीजन समझ आ गया कि कैसे असर्शन रीजन आते हैं, अलग से भी कर लिए और हमने एमसीक्यू के फॉर्म में भी कर लिए। अब हम चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, और अभी आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी कितनी अच्छी एनसीईआरटी लाइंस है, ठीक है। जीन्स फॉर सेम कैरेक्टर सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ, अब जो जीन्स है वो सेग्रीगेट कब करते हैं, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, बिल्कुल गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे एलील्स अलग अलग हो जाएंगे। अब जीन्स और क्रोमोसोम में वो पेयर में मिलते हैं, तब हमारे सोमैटिक सेल में या हमारे डिप्लॉइड सेल में तो हमारे क्रोमोसोम और जीन्स पेयर्ड फॉर्म में होंगे ना, बिल्कुल सही। गैमीट्स में या हैप्लॉइड में वो क्या होते हैं, सेग्रीगेट कर जाते हैं। एलील्स आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, एक ही जीन की दो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म होती है, एलील या एलीलोमॉर्फ। When modified allele is equivalent to unmodified allele, it will produce, जब modified allele unmodified allele के जैसा रहता है, मतलब सेम मॉडिफाइड एलील हो गया, मॉडिफिकेशन हुई लेकिन मोर और लेस इक्विवेलेंट एंड मॉडिफाइड एलील के, तो क्या हमारा फिनोटाइप चेंज होगा, नहीं होगा बच्चा, सेम फिनोटाइप रहेगा, इक्विवेलेंट है ना तो सेम फिनोटाइप रहेगा। अगर हमारे नॉन फंक्शनल एंजाइम बनता तो हमारा फिनोटाइप डिफरेंट होता, ठीक है। ड्रोसोफिला कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, बिल्कुल सही है, 2 वीक की लाइफ साइकिल होती है। द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर, हाँ जी, बिकॉज द मदर ऑफ सच फीमेल हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर एंड फादर शुड बी डैश। अगर मैं कहूँ फीमेल हमारी हीमोफिलिक है, हीमोफिलिक तभी होगी ना जब दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफिलिक एलील होगा। अब इस कंडीशन आने के लिए एटलीस्ट मदर के पास भी तो हमारा एक एलील प्रेजेंट होना चाहिए, तो मदर को एटलीस्ट कैरियर तो प्रेजेंट बनना ही पड़ेगा, तभी तो हमारा आएगा यहाँ पे। और अगर फादर की बात करें तो फादर को हमारा क्या होना चाहिए, हीमोफिलिक होना चाहिए, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है और उस पे हमारा हीमोफिलिक एलील होना चाहिए। और अगर हुआ तो वो क्या होंगे, हीमोफिलिक होंगे, डिसीज्ड होंगे, वहां पे हमारी डिसीज अपीयर करेगी। ये हमारी सिर्फ कैरियर यहाँ पे डिसीज नहीं होगी। होलेंड्रिक जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चे, वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। Behavior of chromosome was parallel to behavior of gene. This was explained by chromosomal theory of inheritance. कौन सी theory, chromosomal theory of inheritance किसने दी थी, Sutton and Boveri सर ने दी थी। कब दी थी, 1902 में दी थी। और वेरिफिकेशन किसने दिया था, मुझे कमेंट्स में बताओ। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब हमारे मेल गैमीट के फॉर्मेशन के टाइम पे इन ह्यूमन मेल्स, तो हमारे ह्यूमन में बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे 2 टाइप के गैमीट्स बनते हैं, हेट्रोगैमेटिक है। द डैश जीन अफेक्ट्स मैनी फिनोटाइप, मतलब एक जीन हमारे मैनी फिनोटाइप बनाता है, तो उस जीन को क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन। मेंडेलियन रिकॉम्बिनेंट्स आर ड्यू टू, मेंडेलियन रिकॉम्बिनेंट्स क्यों होते हैं बच्चे, 2 रीजन है, एक तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है हमारे क्रोमोसोम की, ठीक है, और दूसरा हमारी क्रॉसिंग ओवर होती है। तो ओवरऑल हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम आर इनहेरिटेड टुगेदर कॉल्ड लिंकेज ग्रुप या लिंकेज ग्रुप नहीं बचा, इसका मतलब है कि एक ही क्रोमोसोम पे जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं अगर वो इनहेरिट एक साथ कर रहे हैं, अलग अलग नहीं हो रहे, रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रही, तो वो क्या शो कर रहे हैं, लिंकेज शो कर रहे हैं, या लिंक्ड जीन्स कहेंगे। क्या कहेंगे, लिंक्ड जीन्स कहेंगे। ऑल जीन्स ऑन सिंगल क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स होते हैं उनको बच्चा कहते हैं लिंकेज ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंकेज ग्रुप, क्योंकि एक क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स है सिर्फ उन्हीं में तो लिंकेज प्रेजेंट होगी, कि हमारे जैसे क्रोमोसोम 1 है उस पे बहुत सारे जीन्स है तो वो एक लिंकेज ग्रुप हो गया, ये क्रोमोसोम 2 है उस पे बहुत सारे जीन्स हैं तो ये एक लिंकेज ग्रुप, ये दूसरा लिंकेज ग्रुप। जितना हमारा होमोलोगस पेयर प्रेजेंट होते हैं उतने ही हमारे लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ फीमेल में 23 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1 पे जितने भी जीन्स है वो एक लिंकेज ग्रुप बना रहे,
कॉलम क्रोमोसोम नंबर 2 पे जितने भी प्रेजेंट है वो दूसरा लिंकेज ग्रुप बना रहे हैं। तो ऐसे फीमेल की बात करें तो 23 लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट। अब मेल में थोड़ा सा हिसाब अलग होता है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने लिंकेज ग्रुप होते हैं। जिसने सही जवाब दिया मैं उसको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी कैसे होते हैं, उसी के में रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। हॉलैंड्रिक जीन्स ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू, अब देखो हॉलैंड्रिक जीन्स होते कौन से हैं, जो हमारे क्रोमोसोम वाई पे प्रेजेंट है। अब फादर से क्रोमोसोम वाई हमारा सिर्फ और सिर्फ किस में जाएगा, हमारे सन में जाएगा, क्योंकि मदर से ये आएगा, तब यही क्रोमोसोम सेट होगा, तो फादर से हमेशा सन में जाते हैं हॉलैंड्रिक जीन्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही हो गया, ये सेक्शन भी हमारा खत्म हो गया। अगले सेक्शन पे चलते हैं, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोसोमल फीचर, डोमिनेंस ऑटोसोमल फीचर नहीं है इन केस मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम जीन। जैसे प्लियोट्रॉपी में स्टार बी जीन के बारे में पढ़ा था कि बी जीन हमारा क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाता है स्टार्च ग्रेन के केस में, लेकिन कंप्लीट डोमिनेंस दिखाता है हमारे सीड शेप में। तो डोमिनेंस जरूरी नहीं है हो ही, ऑटोनोमस नहीं है। तो बिल्कुल सही है, हमारे क्या हो गई स्टेटमेंट, ट्रू हो गई। मेंडेलियन कैरेक्टर्स आर ड्यू टू क्रॉस, मेंडेलियन रिकॉम्बिनेंट्स हमारे किसके लिए बनते हैं, हमारे इंडिपेंडेंट असॉर्ट, ठीक है, हो गया। आगे देखो, मेंडल कंडक्टेड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी। मेंडल सर ने हमारा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे, कहाँ पे, गार्डन पी पे। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो ये क्या है बच्चा, ट्रू। यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे सही है, ठीक है। कौन से ईयर में किए थे, 1856 टू 1863, 7 ईयर्स के लिए किए थे। और पब्लिश कब किया था ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, हमारे 1865 में पब्लिश किए थे। 2 alleles of a gene are located on homologous site of non-homologous chromosome। 2 एलील्स हमारे होमोलोगस साइट पे प्रेजेंट होते हैं ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो ये बच्चा हो गया गलत। म्यूटेशन इज एन फिनोमिना दैट रिजल्ट इन द ऑल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। म्यूटेशन है क्या, जब हमारा चेंज हो जाता है डीएनए सीक्वेंस। एनसीईआरटी की लाइन है, अभी क्वेश्चन भी किया था, सही चीज है, चेंज इन डीएनए सीक्वेंसेस म्यूटेशन। ड्रोसोफिला कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन 4 वीक्स, गलत है। कितने वीक्स में होती है बच्चा, 2 वीक्स में होती है, कितने में, 2 वीक्स में, गलत है ना। ड्रोसोफिला सिंगल मेटिंग कैन प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फाइल्स। हाँ जी बिल्कुल सही है कि एक ही मेटिंग पे लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी देखी जाती है, इसलिए तो उसको यूज किया था स्टडीज के लिए, बिल्कुल। Drosophila has many type of hereditary variation that can be seen by low power microscope। कि हमारे अगर जो ट्रेड्स की बात करते हैं तो ऐसे ट्रेड्स हैं जिनको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सही होगा। अगर हम ऐसे ट्रेड की स्टडी करें जिसके लिए हाई पावर माइक्रोस्कोप चाहिए, बहुत डिफिकल्टी आ रही है, तो वो ऑर्गेनिज्म तो सही नहीं है ना स्टडी के लिए। तो इजीली हमें दिख जाए, बिल्कुल सही है, तभी उसको यूज किया था। किसने यूज किया था, टी.एच. मॉर्गन सर ने यूज किया था। True breeding line is one that has undergone continuous self-pollination, shows stable inheritance and expression for several generation। True breeding line कौन सी होती है, हमारी होमोजाइगस कंडीशन, जो बनती कब है, जब कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। तो बिल्कुल सही है, ट्रू है। Mendel selected 7 visible characters each with 2 contrasting trait। मेंडल सर ने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, जो कि मैंने बताया था, सीड शेप, सीड कलर, पोड शेप, पोड कलर, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर और स्टेम हाइट, जिनके 2, हर एक कैरेक्टर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स थी, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थी, बिल्कुल सही है, ट्रू है। A gene which affects more than one phenotype is called pleiotropic gene। एक जीन एक से ज्यादा फिनोटाइप को अफेक्ट कर रहा है, तो ये क्या है, प्लियोट्रॉपी है, बिल्कुल सही है। इन अ टेस्ट क्रॉस F1 hybrids are crossed with homozygous dominant plants। ये तो गलत है, कैसे गलत है, F1 हाइब्रिड को किसके साथ क्रॉस किया जाता है, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, होमोजाइगस रिसेसिव। कितनी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, ध्यान देना है। टेस्ट क्रॉस में होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे,
आउट क्रॉस में होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ, दोनों ही एक टाइप के बैक क्रॉस। आगे देखो पाइसम सटाइवम रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन नेचर, कि हमारे जो पाइसम सटाइवम है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते नहीं, हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी जाती है नेचर में। अच्छा फॉल्स है बच्चा, मैंने गलती से ट्रू लिख दिया, क्या है फॉल्स है। आगे देखो इमैस्कुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ पिस्टल्स, नहीं, और वो भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर। देखो हम इमैस्कुलेशन करते हैं जिसमें हम रिमूव करते हैं स्टेमन्स, स्टेमन्स का रिमूव करते हैं फ्रॉम बाइसेक्सुअल फीमेल प्लांट। जो फीमेल पेरेंट है, मतलब हम चाहिए कि हमारे जो फीमेल पेरेंट उस वहां पे हमारे स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो, लेकिन वो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो जो हम चाहते हैं, जो कि मेल पेरेंट का है। तो अगर उसी स्टेमन का जर्मिनेट हो गया तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाती ना, तो वो तो गलत हो जाता। तो ये भी क्या है, गलत है, स्टेमन को रिमूव किया जाता है फ्रॉम बाइसेक्सुअल फीमेल पेरेंट। सिकल सेल एनीमिया फॉलोज द सेम इनहेरिटेंस पैटर्न दैट ऑफ हीमोफीलिया, गलत है। कैसे गलत है? सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल डिसीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, लेकिन हीमोफीलिया क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है। दोनों अलग अलग इनहेरिटेंस शो करते हैं, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। मेंडल एक्सपेरिमेंट हैड अ लार्ज सैम्पलिंग साइज, लार्ज सैम्पलिंग साइज था इसलिए तो हमारी ज्यादा क्रेडिबिलिटी मिली कि अगर तुम 100, एक तो तुम 10 बच्चों में एक्सपेरिमेंट करो, क्या पता कुछ गड़बड़ हो जाए, एक तुम 1000 बच्चों में करो तो 1000 बच्चे ज्यादा, लार्ज सैम्पलिंग साइज लिया तो मतलब एरर होने के चांस कम है। अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, वन पेयर डोमिनेट्स द अनदर, मतलब दो अगर पेयर में अकर करता है फैक्टर तो एक डोमिनेंट है, क्या है, रिसेसिव, सही है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, बिल्कुल सही है, ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की एलील्स ब्लेंडिंग शो नहीं करते। मल्टीपल एलील्स कैन बी फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड, अगर मल्टीपल एलिलिज्म की बात करें ना तो हम कहते हैं कि मल्टीपल एलिलिज्म शो होती है, ठीक है, कि एक ही जीन के 2 से ज्यादा एलील प्रेजेंट है, लेकिन वो किसकी बात करते हो, पॉपुलेशन की बात करते हो। एक इंडिविजुअल में एक जीन का 2 ही एलील होगा हमेशा, तो ये भी बिल्कुल क्या है, सही स्टेटमेंट है। मेंडल वाइडली पब्लिसाइज इज वर्क, तो ये क्या बच्चा, फॉल्स, क्योंकि अगर वाइडली पब्लिसाइज किया होता तो क्या होता कि उनको रिकॉग्निशन मिल गई होगी, तब इतनी ज्यादा हमारी क्या थी, कम्युनिकेशन इजी नहीं थी, जिसकी वजह से उनका जो पब्लिश, उनके जो एक्सपेरिमेंट थे उनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई, तो फॉल्स है, गलत है। Mendel's approach of using mathematics to explain biological phenomena was totally new, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब मेंडल सर ने पिनेट स्क्वायर और हमारी प्रोबेबिलिटी, ये जो मैथमेटिक्स यूज किया ना, स्टैटिस्टिकल मेथड जो यूज किए, दिस वाज वेरी न्यू इन द बायोलॉजी, तो हमारे साइंटिस्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, सही स्टेटमेंट है। मेंडल कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर, ये भी सही है कि मेंडल सर ने कहा कि एक डिस्क्रीट यूनिट है फैक्टर जो कि कंट्रोल करती है कैरेक्टर को, लेकिन ये फैक्टर एक्चुअल में है क्या, कोई फिजिकल प्रूफ था ही नहीं, तो ये बिल्कुल सही है। और ये भी एक रीजन था कि साइंटिस्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। क्रोमोसोम एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर, हमारे क्रोमोसोम और जीन्स अकर करते हैं पेयर में, इन डिप्लॉयड में, बस वो सेग्रीगेट कर जाते हैं जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, हमारी मियोसिस होती है। क्लियर है, खत्म हो चुका है हमारा, देख लो ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, ये आपको हेल्प भी करते हैं जब आप करेक्ट इनकरेक्ट करते हो। और करेक्ट इनकरेक्ट से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन याद आ गया मुझे, एक अच्छी वीडियो है 300 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें 11th 12th के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए थे, अगर नहीं देखिए तो जाके देखो, ठीक है, आपको बहुत हेल्प होगी, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत अच्छा रिव्यू आया था, ठीक है। आगे चले अगले क्वेश्चन पे, मैच द फॉलोइंग पे। यहाँ पे देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम एक जीन की स्टडी करते हैं, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर हम बात करें तो हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब किया था तो मेंडलसन ने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था, तो ए थर्ड से मैच हो गया। ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप हमारा को डोमिनेंस शो करता है बच्चा, को डोमिनेंस शो करता है कि आई ए आई बी प्रेजेंट हुआ तो दोनों ही एलील एक्सप्रेस करेंगे। आगे चलो, हमारा
डायहाइब्रिड क्रॉस पे तो मेंडलसन ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था। मिराबिलिस जलापा पे कार्ल कॉरिन्सन ने काम किया था, और लीफ एरिगेटेड पे काम किया था कैरेक्टर, तो ये मैच हो चुका है, बिल्कुल सही है। आगे चलते, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया आप जानते हो ऑटोसोमल रिसेसिव है। कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल एक्स-लिंक्ड है, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है। हाइपरट्राइकोसिस, हाइपरट्राइकोसिस बच्चों नहीं है एनसीईआरटी में, पर है क्या, वाई क्रोमोसोम पे हमारे जीन लोकेटेड होते हैं, ठीक है, हमारी होलैंड्रिक जीन है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम पे जो भी जीन होंगे वो क्या होते हैं, होलैंड्रिक। आज आगे चलते हैं, मैच करते हैं कॉलम, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया अभी बताया था ना, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है, आरबीसी की शेप क्या हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है, तो बहुत आसान था। जो ब्लीडर्स डिसीज है दैट इज हीमोफीलिया, जहाँ पे एक कट लगने के बाद, एक कट लगने से भी हमारा जो खून है वो रुकता ही नहीं है, ठीक है, कोएगुलेशन नहीं हो पाता है ब्लड का, बिल्कुल सही है। म्यूटेशन, म्यूटेशन है क्या, हमारे चेंज है, म्यूटेशन क्या है, चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, या मैं कहूँ जो ऑल्टरेशन हो जाता है डीएनए सीक्वेंस का। अब इस पे काम किसने किया था, ह्यूगो डी वेरिस ने काम किया था। किसने डिस्कस किया, ह्यूगो डी वेरिस। यूनिवर्सल डोनर, हमारे ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि हमारे जो आरबीसी है उसके ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ना तो एन-एसिटाइल गैलेक्टोसमीन वो शुगर चेन अटैच है जो ए जीन देता है, ना ए एलील देता है, ना ही जो बी एलील अटैच कराता है शुगर गैलेक्टोज वो भी अटैच नहीं है, मतलब कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, नो एंटीजन, कोई एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है, तो जिस भी ब्लड में इन्फ्यूज करेंगे वहां पे एंटीबॉडी नहीं बनेगी, जो इंडिविजुअल क्या करेगा, ओ ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेगा। पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम गार्डन पी पे किसने काम किया था, मेंडलसन ने काम किया, ठीक है, ओके। ये लीजिए आपका एनसीईआरटी रिकॉल पूरा हो चुका है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आई होप आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया होगा, आपने हमारे साथ प्रतिज्ञा में भी किया, पीवाईक्यू भी कर लिया, और आपने एनसीईआरटी रिकॉल भी कर ली, एंड आप अब कॉन्फिडेंट होंगे इस चैप्टर के लिए। तो अब मिलते हैं हम अगले चैप्टर के साथ जल्दी। थैंक यू सो मच।